नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा तिवारी, सह आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम 4th यूनिट का लास्ट भाग भारत में दलीय व्यवस्था पर चर्चा करेंगे। दलीय व्यवस्था यानी पार्टी सिस्टम इन इंडिया, जिस पर हमारा संपूर्ण राजनीतिक प्रशासन टिका हुआ है। इसमें क्या क्या गुण होते हैं, क्या क्या दोष होते हैं, दलीय व्यवस्थाओं का क्या महत्व होता है, दल क्यों बनाए जाते हैं, आदि कई सारी बातें हैं जो हम राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों को अवश्य जाननी चाहिए। तो सबसे पहले हम राजनीतिक दलों का महत्व क्या होता है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। वर्तमान समय में शासन के विविध रूपों में प्रजातंत्र सबसे अधिक लोकप्रिय है और प्रजातंत्र शासन के दो प्रकार होते हैं, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र और अप्रत्यक्ष या प्रतिनिध्यात्मक प्रजातंत्र। राज्यों की वृहत जनसंख्या और क्षेत्र की विशालता के कारण वर्तमान समय में विश्व के लगभग सभी राज्यों में प्रतिनिध्यात्मक प्रजातंत्रीय शासन व्यवस्था की ही प्रचलित है। इस शासन व्यवस्था के अंतर्गत जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है और इन प्रतिनिधियों द्वारा शासन कार्य किया जाता है। जनता द्वारा अपने प्रतिनिधियों के निर्वाचन और प्रतिनिधियों द्वारा शासन व्यवस्था के संचालन की इस संपूर्ण प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए राजनीतिक दलों का अस्तित्व अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त प्रजातंत्रात्मक शासन व्यवस्था लोकमत पर आधारित होती है और राजनीतिक दल लोकतंत्र के निर्माण तथा उसकी अभिव्यक्ति के सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन होते हैं। तो बच्चों, राजनीतिक दलों का महत्व प्रजातंत्र में बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि संपूर्ण जो प्रशासन की धुरी है वह राजनीतिक दल है और राजनीतिक दलों का यानी कि पार्टी सिस्टम जो है उसका वर्चस्व, उसकी कार्यप्रणाली, उसके द्वारा संपन्न किए गए कार्य व्यक्ति को बहुत प्रभावित करते हैं। इसलिए भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में दल व्यवस्था का विशेष महत्व माना जाता है। अब दलीय व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं हैं। 1947 से लेकर के 1919 तक के काल में कम से कम 3 बार यानी 1967, 67, 77 और 89 में ऐसा प्रतीत हुआ कि भारत की दलीय व्यवस्था नवीन दिशा ग्रहण करने जा रही है और संभवतः अब राजनीतिक ध्रुवीकरण की स्थिति यानी द्विदलीय व्यवस्था प्राप्त हो जाएगी। लेकिन तीनों ही बार ऐसा नहीं हो पाया और राजनीतिक दलों की बड़ी संख्या राजनीतिक मंच पर बन गई। 15वीं लोकसभा के चुनावों में जनता ने पुनः राजनीतिक परिपक्वता का परिचय दिया तथा राजनीतिक दलों के प्रसंग में जनता का संदेश था कि हम यानी जनता राष्ट्रीय स्तर पर एक दलीय सरकार चाहते हैं, लेकिन यदि परिस्थितियां वश मिलीजुली सरकार का निर्माण जरूरी हो जाए तब क्षेत्रीय दलों को उसमें निर्णयकारी भूमिका या शासन पर दबाव डालने की भूमिका प्राप्त नहीं होनी चाहिए। देश में बहुदलीय व्यवस्था होते हुए भी जनता राष्ट्रीय स्तर पर 2 प्रमुख दलों की व्यवस्था तथा यदि यह संभव ना हो तो एक ही दल की प्रधानता वाली बहुदलीय व्यवस्था चाहती है। 17वीं 16वीं लोकसभा के चुनावों में जनता ने अपनी राजनीतिक परिपक्वता को सिद्ध करते हुए राष्ट्रीय स्तर पर एक दलीय सरकार की स्थापना की। इन चुनावों में भारतीय मतदाताओं ने भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के पक्ष में जनादेश दिया, जिसमें भाजपा को लोकसभा में क्रमशः 282 एवं 330
3 सीटों के साथ पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ। इन चुनावों से भारत में लंबे समय से चल रहे अल्पमत और गठबंधन की सरकारों का दौर समाप्त हुआ और बहुमत वाले किसी एक दल के शासन का युग लौटा। भारत में सदैव ही बहुदलीय व्यवस्था रही है। बहुदलीय व्यवस्था का विकास बहुदलीय व्यवस्था में एक दल की प्रधानता के लिए 2 राजनीतिक दलों या 2 राजनीतिक गठबंधनों में प्रतियोगिता तथा अब पुनः बहुदलीय व्यवस्था में एक दल की प्रधानता की दिशा में हुआ है। अपवाद स्वरूप कुछ समय को छोड़कर स्वतंत्रता प्राप्ति से लेकर के भारतीय राजनीति में कांग्रेस दल की ही प्रधानता रही है, लेकिन 89 से ही कांग्रेस की लोकप्रियता में कमी हो गई और भाजपा की लोकप्रियता में वृद्धि हो गई। आज की परिस्थितियों में दलीय व्यवस्था की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं या विकृतियों और दोषों का उल्लेख हम निम्न रूपों में कर सकते हैं। बहुदलीय व्यवस्था भारत में ब्रिटेन या अमेरिका की तरह द्विदल पद्धति नहीं है, वरन बहुदलीय पद्धति है। भारत की बहुदलीय व्यवस्था में 88 तक लगभग सदैव ही किसी एक राजनीतिक दल की प्रधानता की स्थिति प्राप्त रही है, लेकिन 89 से 2009 में 15वीं लोकसभा का गठन होने के पूर्व तक किसी एक राजनीतिक दल या दलीय गठबंधन को प्रधानता की स्थिति प्राप्त नहीं रही। 2015 में देश में कुल मिलाकर दलों की संख्या 1866 हो गई थी। भारत निर्वाचन आयोग के अप्रैल 2019 के नोटिफिकेशन के अनुसार देश में 7 राष्ट्रीय दल, 59 राज्य स्तरीय मान्यता प्राप्त दल और 2227 पंजीकृत और मान्यता प्राप्त दल हैं। इस प्रकार कुल मिलाकर दलों की संख्या 2293 हो गई है। बहुदलीय व्यवस्था का यह जो रूप है, उसके कारण लोकसभा चुनाव में खंडित जनादेश ही प्राप्त हो पाता है। खंडित जनादेश से अभिप्राय है लोकसभा में किसी एक राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त न होना। 16वीं लोकसभा के चुनावों में लगातार त्रिशंकु जनादेश का इतिहास टूट गया और इन चुनावों में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का नेतृत्व कर रही भाजपा को 282 सीटों के साथ पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ। इस प्रकार देश की बहुदलीय व्यवस्था में एक दल की प्रधानता वाली बहुदलीय व्यवस्था पुनः स्थापित। सेकंड नंबर पर बच्चों, यदि हम देखते हैं कि राजनीतिक दलों में बिखराव, विभाजन और दलीय व्यवस्था में अस्थायित्व, तो भारतीय राजनीति में न केवल अनेक दल हैं, वरन इन राजनीतिक दलों में बिखराव, विभाजन और अस्थायित्व की स्थिति भी बनी हुई है। सर्व प्रमुख राजनीतिक दल राष्ट्रीय कांग्रेस का 1969 में विभाजन हुआ और इस विभाजन के से जन्म लेने राजनीतिक वाले दल कांग्रेस का 78 में विभाजन से जिस कांग्रेस आई का जन्म हुआ था, उसका विभाजन 1905 और 1999 में हुआ। इसके बाद बच्चों, अधिकांश राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकमत और अनुशासन का अभाव रहता है। राजनीतिक दलों के प्रसंग में खेदजनक तथ्य यह है कि अधिकांश राजनीतिक दल आंतरिक लोकतंत्र का अभाव है और वे अनुशासनहीनता से पीड़ित हैं। अधिकांश राजनीतिक दलों में लंबे समय से संगठनात्मक चुनाव नहीं हुए थे। सब कुछ तदर्थ आधार और मनोनयन की पद्धति के आधार पर चल रहा था। चुनाव आयोग के निर्देश के बाद पहली बार मई जून में यह चुनाव जो हुए उसके ऊपर कार्य किया गया। नंबर 4 पे संख्या बल की दृष्टि से शक्तिशाली लेकिन विभाजित 67 से लेकर 70, 77 से लेकर 79 के काल को छोड़कर भारतीय राजनीति में सामान्यतः कमजोर और विभाजित
विपक्ष की स्थिति ही रही है, लेकिन 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, 13वीं, 14वीं और 15वीं लोकसभा के चुनावों ने विपक्ष को संख्या बल की दृष्टि से शक्तिशाली बनाया है। इसके बाद बच्चों, दलीय क्षेत्रीय दलों की शक्ति में निरंतर वृद्धि। 96 से 2019 के काल में भारत के राजनीतिक दलों के प्रसंग में जो सबसे प्रमुख स्थिति बनी वह है क्षेत्रीय दलों की शक्ति में वृद्धि। नवीन संविधान लागू किए जाने के कुछ वर्ष बाद से ही भारतीय राजनीति में क्षेत्रीय दलों का अस्तित्व रहा है। प्रमुख राजनीतिक दलों में द्रविड़ मुनेत्र कड़गम DMK, अन्ना DMK, अकाली दल, मुस्लिम लीग, मुस्लिम मजलिस, केरल कांग्रेस, शिवसेना, तेलुगु देशम, समाजवादी पार्टी, बसपा, YSR कांग्रेस, नेशनल कांग्रेस आदि। इसके अतिरिक्त नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम में भी नागालैंड लोकतांत्रिक दल, मणिपुर में पीपुल्स पार्टी और सिक्किम में डेमोक्रेटिक फ्रंट आदि क्षेत्रीय दल ही प्रभावशाली रहे हैं। इसके बाद बच्चों, यदि हम इसके आगे चलते हैं तो दलों में आंतरिक गुटबंदी। भारत में दल प्रणाली की एक प्रमुख बात जो है वह विभिन्न दलों में आंतरिक गुटबंदी है। लगभग सभी राजनीतिक दलों में छोटे छोटे गुट पाए जाते हैं। एक वह जो सत्ता या संगठन की पदों पर आसीन है और दूसरा असंतुष्ट हो। इन गुटों में पारस्परिक मतभेद इस सीमा तक पाया जाता है कि कभी कभी चुनावों में गुट के इस समर्थन प्राप्त उम्मीदवारों को दूसरे गुट के सदस्य पराजित करने का भरसक प्रयास करते हैं। कांग्रेस और भाजपा सहित सभी राजनीतिक दलों में यही स्थिति है। विशिष्ट विचारधारा पर आधारित मार्क्सवादी दल और अन्य वामपंथी दल भी गुटबंदी से मुक्त नहीं हैं। सभी क्षेत्रीय दल ये आंतरिक गुटबंदी से गंभीर रूप से ग्रस्त है। अब बच्चों, राजनीतिक दलों की जो नीतियां और कार्यक्रम में स्पष्ट भेद का अभाव है उसमें हम चर्चा करेंगे। भारत के राजनीतिक दलों की नीतियों और कार्यक्रम में स्पष्ट भेद का अभाव है और इस कारण वे जनता के सम्मुख स्पष्ट विकल्प प्रस्तुत करने में असफल रहे हैं। वस्तुतः राजनीतिक दलों की नीतियां और कार्यक्रम अत्यधिक अस्पष्ट और अनिश्चित है। कुछ राजनीतिक दलों के पास अपना कोई निश्चित कार्यक्रम न होने के कारण उनके पास अनावश्यक रूप में आंदोलनकारी राजनीति को अपनाया जाता है और विघटित तत्वों को प्रोत्साहित किया जाता है। आज स्थिति यह है कि आर्थिक और राजनीतिक कार्यक्रम ही वरन मंदिर, मस्जिद विवाद और जातिवादी गठजोड़ सामान्य जनता की भाषा में तो मंडल और मंडल राजनीतिक दलों की पहचान बन गए हैं। और वस्तुतः यह है कि सत्ता ही सभी राजनीतिक दलों का असली धर्म है। लास्ट पॉइंट है बच्चों, दल बदल राजनीतिक दल। भारत में दल बदल की स्थिति सदैव से विद्यमान नहीं है। 1967 से 70 और पुनः 77 से 79 के वर्षों में यह प्रवृत्ति बहुत अधिक भीषण रूप में देखी गई। दल बदल राजनीतिक अस्थिरता का कारण और परिणाम दोनों ही रहा है। इसने राजनीतिक वातावरण को दूषित करने का भी कार्य किया है। अतः लंबे समय से दल बदल पर रोक लगाने की आवश्यकता अनुभव की गई है, लेकिन 85 में भारतीय संविधान में 52वां संवैधानिक संशोधन का दल बदल पर कानूनी रोक लगा दी गई और लेकिन इस कानून में प्रावधान है कि एक राजनीतिक दल के विभाजन और एक राजनीतिक दल के दूसरे राजनीतिक दल से विलय को दल बदल नहीं समझा जाएगा। ऐसी स्थिति में विभाजन और विलय के नाम पर दल बदल की स्थिति बनी रही है। वस्तुतः दल बदल पर प्रभावी रोक तभी संभव है जबकि राजनीतिक दल विशिष्ट विचारधारा पर
आधारित हों, संवैधानिक प्रावधानों के आधार पर उनकी संख्या के सीमित नियंत्रित किया जाए और सभी राजनीतिक दल आचार संहिता को अपनाएं। तो प्यारे बच्चों, आज हमने दल बदल के विभिन्न पक्षों पर और भारतीय राजनीति में दलों की जो स्थिति है उसके बारे में आपसे चर्चा की। आज के व्याख्यान में इतना ही।